वन पीस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लूफी को अपने टोली के अंदर एक साथी और मिल गया है, यानी कि उसोप, और इसी के साथ में लूफी को अपने सपनों वाली शिप भी मिल गई है जिसका नाम उसने मैरी रखा था, यानी कि गोइंग मैरी। साथ ही में एपिसोड के लास्ट में हमें एक बहुत बड़ी चीज रिवील हुई थी कि वाइस एडमिरल गार्प और कोई नहीं बल्कि लूफी के ग्रैंडफादर है, जो कि उनके शिप के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे हैं। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। लूफी अपने बारे में याद कर रहा था कि कैसे बचपन के अंदर वो अपने ग्रैंडफादर यानी कि गार्प के साथ ही रहा करता था, और गार्प चाहते थे कि लूफी भी नेवी ज्वाइन कर ले और मरीन के अंदर ही अपनी लाइफ बिता दे, लेकिन लूफी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। उसे तो बल्कि लुटेरा बनना था, वो भी बचपन से ही। इसी के कारण गार्प और लूफी के बीच में कभी भी नहीं बनती थी। प्रेजेंट के अंदर हम देखते हैं कि लूफी अपने दोस्तों के साथ में अपनी शिप के ऊपर बैठा था और वो बच रहा था, क्योंकि नेवी की शिप से कंटिन्यूअसली इस शिप के ऊपर अटैक होता जा रहा था। मैरी भी कई हद तक डैमेज हो चुकी थी। अब तक लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि आखिर उसके ग्रैंडफादर ऐसा क्यों कर रहे हैं, और आखिर गार्प को भी लगता है कि आखिर लूफी की शिप को और ज्यादा डैमेज कैसे किया जाए। इसी के कारण वो खुद का केप उतारता है और उसके बाद में एक गोला लेके खुद अपने हाथ से फेंकता है, और इतनी जोर से फेंकता है कि जाके सीधा लूफी के शिप को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन तभी लूफी अपनी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा हवा भरता है कि वो गोला टकरा के जाके सीधा गार्प की शिप पे ही लगता है और उसका एक बाल बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। इतनी देर के अंदर नामी अपने शिप की फुल स्पीड बढ़ाती है और वहाँ से निकल जाती है, जहाँ पे आगे काफी ज्यादा फॉग था, और गार्प चिल्लाता ही रह जाता है पीछे से। जहाँ पे ये सारे के सारे सोच ही रहे थे कि इन लोगों के नए दुश्मन बन चुके हैं, ये जस्ट अभी अभी कूरो को हरा के आए थे, और उसके बाद में अब नेवी की टीम यानी कि मरीन ऑफिसर्स भी इनके पीछे लग गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उसका वाइस एडमिरल लूफी के ग्रैंडफादर है, तो आखिर ये इन्हें पकड़ना क्यों चाहते हैं। लूफी इन बातों पे कहीं ना कहीं ध्यान दे रहा था, लेकिन तभी उसे कहीं ना कहीं से खुशबू आने लगती है, इतनी ज्यादा खुशबू कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। फॉग से निकलने के बाद में इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी शिप थी, जहाँ पे बीच में आने वाली शिप्स रुका करती थी, जिस जगह का नाम बराटे था, लेकिन वो जगह हमेशा की तरह फुल रहा करती थी। लूफी यहाँ पे आके वापस से वही बात करता है कि मैं लुटेरा को बादशाह बनने वाला हूँ, तो फिर आखिर तुम किसी बादशाह को कैसे रोक सकते हो। लेकिन यहाँ का रिसेप्शनिस्ट जो कि एक फिशरमैन था, वो इन्हें अंदर जाने से मना करता है। लूफी, जोरो सब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर नहीं जाने दिया जाता। तब नामी अपने पास में से कुछ पैसे निकालती है और तब जाके फिशरमैन इन सबको अंदर जाने देता है। अंदर जाने के बाद ये लोग बड़े खुश थे कि चलो आज तो बहुत सारा पेट भर के खाना खाया जाएगा, और इसी कारण सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। जिसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन कराया जाता है सांजी से, जो कि यहाँ का एक बहुत ही बेहतरीन कुक था, लेकिन उसके टैलेंट को कोई समझता नहीं था। सांजी यहाँ पे एक खाने को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है और बनाता है जो भी उसके मन में था, लेकिन तभी यहाँ पे इस जगह का ओनर आ जाता है जिसका नाम जेफ था। जेफ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि आखिर सांजी हमेशा कुक किया करता है, यहाँ के लोगों को वही पुराना खाना पसंद था। सांजी को गुस्सा आता था कि आखिर ये लोग इतना बेकार खाना क्यों खाते हैं, और मैं जो इतना अच्छा खाना बनाता हूँ उसकी आपको कदर ही नहीं है। जेफ चिल्लाता है और इसके बाद में सांजी को वापस से वेटर का काम करना पड़ता है। इसी के कारण सांजी बाहर आता है और जाके सबसे ऑर्डर लेने लगता है। वो लूफी के ग्रुप के पास में आता है, पहले उन्हें छोटा मोटा खाने के लिए देता है, और उसके बाद में इस पूरे ग्रुप के अंदर एक लड़की को देखते हुए यानी कि नामी को देखते हुए थोड़ा बहुत फ्लर्ट करने लगता है, उसे ड्रिंक्स वगैरह पूछने लगता है। लेकिन नामी यहाँ पे ड्रिंक्स के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पानी ऑर्डर करती है। दूसरी तरफ हम गार्ड को देखते हैं, जो कि लूफी को पकड़ने के लिए इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि वो समुद्र के साथ वॉरलॉर्ड में से एक वॉरलॉर्ड को लूफी को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद हमें यहाँ पे दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम मिहॉक था, जिसके ऊपर लाखों करोड़ों का इनाम लगा हुआ था। गार्ड उससे बात करता है और उसके बाद में उसे मिशन के बारे में बताता है कि आखिर उसे करना क्या है। यहाँ पे जिसके बाद मिहॉक का इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि वो किस तरीके से बड़े पायरेट्स को हरा देता है। उसके एक तलवार के निशाने से शिप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो किसी को भी नहीं बख्शता, अगर वो चाहे तो वो हर किसी को मार सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सस्पेंस है गाइस, यानी कि लाइव एक्शन वालों को मैं बता देती हूँ कि आखिर नेवी वाला इंसान किसी पायरेट से बात क्यों कर रहा है, ये कुछ ही देर के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा। इसी के साथ अब लूफी के सारे दोस्तों ने भर पेट के खाना खा लिया था, यानी कि हद से ज्यादा खाना। इसी के कारण नामी और बाकी सबको टेंशन होने लगती है कि आखिर इतने सारे खाने का पैसा कौन देगा। आखिर के अंदर अब सांजी बिल लेकर आता है और लूफी उस बिल के ऊपर सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देता है। सांजी ये चीज लेके जेफ के पास जाता है और जेफ उसी बिल को लेकर वापस आता है और पूछता है कि कौन है यहाँ पे मंकी डी लूफी जिसने इस बिल के ऊपर अपना ऑटोग्राफ दिया है। तब यहाँ पे लूफी बताता है कि मैं होने वाले लुटेरों का बादशाह हूँ, तो आप आखिर मुझे इतना उधार तो दे ही सकते हैं। जिसके बाद तो जेफ को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि ऐसे यहाँ पे 100 लड़के आते हुए घूमते हैं और तू कौन सा पायरेट्स का राजा बनने वाला है, चल अंदर और यहाँ पे आके काम कर। यानी कि लूफी को इतने सारे खाने का बदला बर्तन धो के निकालना पड़ता है। अंदर आने के बाद में वो सांजी के ऊपर भी कंटिन्यूअसली वैसे ही चिल्लाता रहता है। अब यहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है, जब नामी, जोरो और उसोप बाहर आ जाते हैं। उसोप तो बहुत ज्यादा ड्रंक था, लेकिन नामी और जोरो आपस में बैठ के बात करने लगते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें बुरा लग रहा था कि आखिर लूफी ने इनसे झूठ क्यों बोला, या फिर इन्हें कभी बताया क्यों नहीं कि गार्प उसका ग्रैंडफादर है। जरूर इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी रही होगी। नामी को इस बात का डर था कि आखिर इतना दूर तक आने के बाद में वो यहाँ पे नेवी के थ्रू पकड़ी नहीं जानी चाहिए, उसे तो अपना रास्ता साफ करना था। वो यहाँ पे एक आइलैंड के लिए बात करने के लिए जाती है कि अगली शिप कब निकलेगी। तब बताया जाता है कि अगली शिप कल सुबह निकलेगी, बस पैसे लेके तैयार रहना। यानी कि नामी कल सुबह इन सबको छोड़ के जाने वाली थी। दूसरी तरफ यहाँ
यहाँ पे कोबी और हेलमेपो काम कर रहे थे, जहाँ पे कोबी को इन सारी बातों के बारे में पता चलता है कि कैसे ये दुनिया बहुत बुरी है। हेलमेपो उसको बताता है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हर कोई अपने मतलब से जीता है। साथ ही में कोबी को अब ये भी पता चल गया था कि गार्प ने लूफी को पकड़वाने के लिए मिहोक को बुलाया है। अब कोबी इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता था कि आखिर मिहोक कौन है और लूफी को पकड़वाने के लिए उसे क्यों बुलाया गया है। तब यहाँ पे हेलमेपो सारी बात क्लियर करता है कि मिहोक एक वॉरलॉर्ड है, यानी कि इस पूरे के पूरे सी के ऊपर 7 वॉरलॉर्ड का कब्जा है, या फिर हम कह सकते हैं कि यही वो 7 वॉरलॉर्ड्स हैं जिनका राज इस पूरी सी के ऊपर है। वो सातों के सातों बहुत बड़े बड़े योद्धा है। मिहोक भी उन्हीं में से एक है जो कि सबसे बड़ा तलवारबाज है। अब बात आती है कि आखिर गार्प उनसे बात कैसे कर रहा है। तब वो कोबी को समझाता है कि गार्प उनसे इस तरीके से बात कर रहा है कि आज से सालों पहले वॉरलॉर्ड्स और नेवी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि अगर नेवी को कुछ काम पड़ता है या फिर उन्हें किसी पायरेट्स को पकड़ना है या फिर उन्हें भी किसी चीज का कमीशन चाहिए तो वो कभी भी वॉरलॉर्ड्स के बीच में नहीं आएंगे। दूसरी तरफ अगर वॉरलॉर्ड्स किसी भी पायरेट्स को मारना चाहते हैं या फिर कोई भी चोरी चकारी करना चाहते हैं तो इसके बीच में नेवी नहीं बोलेगी। लेकिन ये रूल सिर्फ और सिर्फ इन 7 वॉरलॉर्ड्स के ऊपर तय किया गया था क्योंकि ये सबसे बड़े योद्धा थे। कोबी को जब ये सारी बातें पता चलती है कि नेवी और वॉरलॉर्ड्स आपस में मिले हुए हैं तो उसके तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर दुनिया में कितना कुछ चल रहा है। हेलमेपो को ये सारी बातें पहले से ही पता थी क्योंकि वो मॉर्गन के साथ रहा करता था। मॉर्गन उसका बाप था तो उसे पहले से ही सारी बातें पता थी। जिसके बाद सीन यहाँ लूफी के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि कंटिन्यूअसली अभी भी बर्तन ही धो रहा था। तभी यहाँ पे सांजी आके बैठ जाता है। तब लूफी यहाँ पे सांजी के खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। वो कहता है कि मैंने वो खाना खाया था और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सांजी कहता है कि क्या तुमने वो खाना सच में खाया? वो खाना तो असल के अंदर फेंक दिया गया था। तब लूफी कहता है कि नहीं, मैंने तो पूरा का पूरा खा लिया और आज से पहले मैंने इतना टेस्टी खाना खाया भी नहीं। इन दोनों के बीच में सपनों की बातें होती है। लूफी क्या करना चाहता है और वो कौन है। तब लूफी अपने बारे में बताता है कि कैसे वो एक पायरेट बनना चाहता है। इसी के साथ में सांजी जो कि एक कुक बनना चाहता है और उसका सपना है कि वो ऑल ब्लू के अंदर जाए, वहाँ पे दुनिया की ऐसी ऐसी फिशेस और उनकी इतनी सारी स्पीशीज मिलेगी जो कि आज तक किसी ने देखी भी नहीं है। सांजी का बस यही सपना है कि वो वहाँ पे जाके कुकिंग करे। लेकिन जेफ जो कि एक शेफ है और सांजी को कभी भी कुक नहीं करने देता है। तो लूफी कहता है कि तुम्हें तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए जाना चाहिए। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे और तभी यहाँ पे एक पायरेट आता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी और उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। तभी सांजी उसकी मदद करता है और हैंड टू हैंड उसके लिए खाना बना के दे देता है। अगर गाइस आप लोगों ने एनिमे देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इस सीन को पूरा करने के अंदर कितने सारे एपिसोड्स कंप्लीट करे गए थे। लेकिन ये सीन यहाँ पे एक शॉर्ट के अंदर दिखा दिया गया कि सांजी ने कैसे इस पायरेट के लिए खाना बनाया। और तब यहाँ पे लूफी बताता है कि वो भी एक पायरेट है जो कि वन पीस की खोज के लिए जाने वाला है। तब ये पायरेट बताता है कि वन पीस की खोज कोई आसान बच्चों की बात नहीं है। वन पीस के खजाने को ढूंढने के लिए हमने हमारे हजारों पायरेट्स को खो दिया और कई सैकड़ों शिप्स को भी बर्बाद होते हुए देखा है। जो भी ग्रैंड लाइन तक पहुंचता है वहाँ से कोई भी जिंदा लौट के नहीं आता है। तो तुम ये अपना सपना भूल जाओ। लेकिन लूफी कहता है कि अगर इतना ही कुछ है तो कोई बात नहीं, मैं जाके जरूर देखना चाहूंगा, आखिर यही तो मेरा सपना है। इसी के साथ हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे मिहोक पहुंच चुका था और लूफी के बारे में पूछने लगता है। अब यहाँ पे उसोप ने काफी ज्यादा पी रखी थी, इसी के कारण कहता है कि हाँ मैं भी यहीं का कैप्टन हूँ लेकिन मैं लूफी नहीं हूँ। सेम टाइम पे हम देखते हैं कि जोरो और नामी आपस के अंदर खुद को जानने के लिए शर्त लगाते हैं कि जो जिसके बारे में सच बताएगा उतने ही ज्यादा ड्रिंक्स पिएगा। ये दोनों अपने अपने बारे में कुछ बताने लगते हैं कि किसके कितने दोस्त हैं और कौन किस सराउंडिंग के अंदर बड़ा हुआ है। दूसरी तरफ गार्प यहाँ पे कोबी को बुलाता है और कहता है कि आओ मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। तब कोबी डरा हुआ था और गुस्से के अंदर कह देता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। वो गार्प से पूछ लेता है कि आखिर आपने लूफी को पकड़ने के लिए मिहोक को क्यों बुलाया है। तब यहाँ पे गार्प उसे बिठाता है और समझाने लगता है कि मैं जब तुम्हारी उम्र के अंदर था तब मैंने नेवी को ज्वाइन किया था। कई ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कि समय के साथ जरूरी होते हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं कोबी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो भी नेवी वाले लोग करते हैं वो सब कुछ सही होता है और कहीं ना कहीं जस्टिस भी देता है। और लूफी सच के अंदर एक लुटेरा ही है और उसे पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर नेवी के लोगों ने वॉरलॉर्ड्स के साथ में एग्रीमेंट कर रखा है तो वो कुछ न कुछ चीजों के लिए जरूरी है। कोबी को ये बातें समझते समझते टाइम लगेगा लेकिन ये चीजें बिल्कुल सही हो रही है जो भी हो रही है। आखिर के अंदर कोबी गार्प के ऊपर बिलीव कर लेता है कि वो जो भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है और वो यहाँ पे किसी भी इंसान के साथ गलत कभी नहीं होने देगा क्योंकि कोबी को पता था कि लूफी बिल्कुल भी गलत नहीं है और उसके साथ गलत भी नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब उसोप के सामने मिहोक आ जाता है और पूछने लगता है कि अब जाके लूफी को बुला के लेके आओ। लेकिन तभी जब जोरो को ये बात सुनाई देती है तो वो भी यहाँ पे पहुंच जाता है ये पूछने के लिए कि आखिर कौन है जो लूफी को ढूंढ रहा है। और जब जोरो को ये बात पता चलती है कि ये वॉरलॉर्ड मिहोक है तो जोरो के भी होश उड़ जाते हैं। असल के अंदर जोरो का एक आइडियल था जो कि मिहोक ही था क्योंकि वो हमेशा से उसे मारना चाहता था। जब जोरो मिहोक को मारेगा तभी तो जाके वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बन पाएगा। मिहोक को लगता है कि आखिर जोरो ऐसा क्यों कह रहा है और अगर जब उसने उसे चैलेंज के लिए कह ही दिया है तो मिहोक तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। उसे आखिर जोरो से क्या खतरा था। इसी के कारण मिहोक कल के चैलेंज के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जब जेफ आके देखता है कि लूफी अभी तक भी काम ही कर रहा है तो उसे काफी ज्यादा अलग लगता है कि आखिर लूफी यहाँ से भागा क्यों नहीं। तो लूफी कहता है कि मैंने अगर किसी काम को हाथ में लिया है तो मैं उस काम को पूरा करके ही रहूंगा। इसी के साथ में वो सांजी के लिए भी कहता है कि सांजी का सपना है ऑल ब्लू जाने का तो आखिर आप उसे जाने क्यों नहीं देते। इस कारण जेफ और लूफी के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है कि सांजी यहाँ से नहीं जाएगा, वो यहीं पे काम करेगा।
जरूरी नहीं है कि हर किसी के सपने पूरे होते हैं। इतनी ही देर के अंदर जब लूफी अपने बाकी दोस्तों के पास जाता है तो नामी बताती है लूफी को कि जोरो ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसने मिहोक को चैलेंज कर दिया है। हालांकि वो तुम्हें ढूंढते हुए आया था, लेकिन जोरो ने उसे तलवारबाजी के लिए चैलेंज किया है कि कल की डेट में वो उसे हरा देगा, मार देगा। आखिर तुम उसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? मिहोक इतना ज्यादा पावरफुल है कि जोरो को एक सेकंड में मार देगा। तब लूफी कहता है कि ये अगर उसका सपना है तो मैं कभी उसके सपने के बीच में नहीं आऊंगा। जोरो ने अपनी लाइफ में बस एक ही चीज ठानी है कि वो इस दुनिया का सबसे महान योद्धा बनना चाहता है, और अगर वो ऐसा ही करना चाहता है तो मैं उसके सपने के बीच में कभी नहीं आ सकता। नामी बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उसे पता था कि कल जोरो मारा जाएगा, लूफी अकेला रह जाएगा, तो वो तो यहाँ से भागेगी। इसी के कारण वो खुद का सामान पैक करती है और अगली सुबह ही वो यहाँ से भागने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जोरो तैयार था और उसके पीछे उसोप और लूफी भी दोनों खड़े थे। लूफी अगर चाहता तो उसे रोक सकता था, लेकिन फिर भी उसने मिहोक से फाइट करने के लिए कभी नहीं रोका। मिहोक को पता था कि जोरो एक बच्चा है जो कि उसके अटैक से शायद कुछ देर ही टिका रहेगा। इतनी ही देर के अंदर फाइट अब स्टार्ट हो जाती है, जो कि गाइस सच में बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक थी और देखने के अंदर बहुत अच्छी लग रही थी। यानी कि जो चीजें एनिमे के सीन के अंदर अगर हमने देखे थे तो वो चीजें यहाँ पे भी कई हद तक कॉपी की गई है, कई सारे सेम सीन, क्योंकि मिहोक ने यहाँ पे खुद की छोटी सी तलवार निकाली थी जो कि एनिमे के अंदर भी थी, और मिहोक यहाँ पे उसी तलवार से जोरो से कंटिन्यूअसली फाइट करता रहता है। कुछ ही देर के अंदर जोरो ऑलमोस्ट हारने वाला था, क्योंकि उसकी दोनों तलवारों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अब जोरो के पास अपनी आखिरी तलवार बची थी, यानी कि कोइना की तलवार, और उसे पता था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो बस सिर्फ और सिर्फ योद्धा बन के रहना है। वो कंटिन्यूअसली मिहोक से हर हालत में फाइट करता रहता है, आखिरी वक्त तक फाइट करता रहता है, जब तक उसकी सारी तलवारें टूट नहीं गई थी। आखिर के अंदर जोरो को समझ में आ गया था कि वो मिहोक से नहीं लड़ सकता, वो इतना पावरफुल है ही नहीं और ना ही वो इतना अच्छा तलवारबाज है। इसी के कारण वो मिहोक के बिल्कुल सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं अपनी पीठ के ऊपर तुम्हारा वार नहीं लेना चाहता, बल्कि बिल्कुल सामने से तुम्हारा वार लेना चाहता हूँ। तुम बस अब मुझे जान से मार दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। तब जाके मिहोक को लगता है कि जोरो एक बहुत ही टैलेंटेड तलवारबाज है और उसकी मौत ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके सम्मान के लिए वो अपनी खुद की तलवार निकालता है और उसके बाद में जोरो के सीने पे एक बहुत बड़ा कट लगा देता है। और वहाँ से लूफी को भी यही कह के जाता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। लूफी यहाँ पे कंटिन्यूअसली यही चिल्ला रहा था कि तुम खुद को क्या समझते हो, तुम देखना एक दिन तुम्हारे साथ में क्या होगा, मैं जब लुटेरे को बादशाह बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जिसके बाद में लूफी जोरो को उठाने की कोशिश करता है कि भाई तू नहीं मरा है, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ में लूफी के चेहरे पे एक हंसी भी थी जो कि बिल्कुल गोल्डी रॉजर के जैसे ही दिखाई दे रही थी। ये सारी चीजें मिहोक ने भी नोटिस करी थी कि आखिर लूफी कभी हारने के बारे में सोचता ही नहीं है, बल्कि उसके इरादे पक्के हैं। इसी के साथ में जोरो की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, उसका ब्लड बहुत ज्यादा निकल गया था। हमें पता चलता है कि नामी भी इन्हें छोड़ के नहीं गई थी, बल्कि अपने दोस्तों का साथ निभाने यहीं रुक गई थी। आखिर के अंदर जोरो की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो बेहोश हो जाता है और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।